हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की हमारी क्लास है पादप उत्तक, प्लांट टिश्यूज़, और ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट मुख्य परीक्षा 2023 लेवल 1 और लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, CET के एग्जाम्स के लिए, RPSC, EOMO, RAS, हाईकोर्ट, LDC, वीडियो, RRB, NTPC, SSC, इन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जिनमें ये टॉपिक है पादप उत्तक एवं जंतु उत्तक यानी प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज़। तो इस क्लास में हम उत्तकों के बारे में बात करेंगे, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से सरल उत्तक है, कौन से विभज्योति उत्तक है, स्थायी उत्तक कौन कौन से, उनके फंक्शंस क्या क्या है। तो हर एक कंसेप्ट को मैं आपको डिटेल में अच्छी तरह से समझाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से क्लास की PDF भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तक की परिभाषा की। उत्तक किसे कहते हैं, प्लांट उत्तक किसे कहते हैं। तो देखो, समान उत्पत्ति और समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक कोशिकाओं का एक समूह है और इस समूह में कैसी कोशिकाएं होती है, ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हुई है और जिनका कार्य समान है। यानी समान उत्पत्ति और समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं का समूह जो है वो क्या, अर्थात समान उत्पत्ति एवं समान कोशिकाओं को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जो समूह में है और जिनकी उत्पत्ति समान है और जो समान कार्य करती है, ऐसी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की जिस शाखा के अंतर्गत किया था उसे औत्तिकी यानी हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और इस शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिगी ने की थी। मार्सेलो मेलपिगी ने इस शाखा की स्थापना की थी और इस शाखा का हिस्टोलॉजी नाम जो है वो मायर ने 1819 ईस्वी में नाम दिया था। यानी मायर नामक साइंटिस्ट ने 1819 में इसको हिस्टोलॉजी यानी औत्तिकी कहा था। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विचट ने 1802 ईस्वी में किया था। यानी उत्तक शब्द का पहली बार विचट ने प्रयोग किया था। पौधों के शरीर में प्रत्येक उत्तक का एक विशिष्ट कार्य होता है। सभी उत्तक शीर्षस्थ कोशिकाओं के समूह से विभाजन से उत्पन्न होते हैं। यानी जितने भी उत्तक है वो सारे के सारे जो शीर्षस्थ कोशिकाएं हैं उनके समूह से विभाजन से उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जिनमें आगे चल के विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो स्थायी और अस्थायी, सरल और जटिल जितने भी उत्तक है वो सब के सब शीर्षस्थ कोशिकाओं के समूह से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे अपने कार्यों के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पादप उत्तक के प्रकार। तो देखो, पादप उत्तक के कितने प्रकार है और किस आधार पर इनके हम कह सकते हैं कि कितने आधार पर इनको बांटा गया है। तो उत्तक के कोशिकाओं की विभाजन की क्षमता के आधार पर उत्तक दो प्रकार के होते हैं। यानी उस उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता है या नहीं है, खत्म हो गई है, इस आधार पर हम उनको दो भागों में बांटेंगे। विभज्योतिकी उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतिकी उत्तक वो उत्तक है जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता है, जो अभी भी विभाजन कर रही है। और स्थायी उत्तक की कोशिकाएं में विभाजन की क्षमता नहीं है, यानी उन्होंने अपनी स्थायी शेप और साइज ले ली है और उनकी विभाजन की क्षमता अब समाप्त हो गई है। तो विभाजन की क्षमता के आधार पर ये विभज्योतिकी, मेरिस्टेमेटिक और स्थायी परमानेंट टिश्यू होता है। अब हम विभज्योतिकी उत्तक की बात करते हैं। तो विभज्योतिकी उत्तक, ये उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार सूत्रीय विभाजन, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है। इन कोशिकाओं में इनकी ये क्षमता होती है और ये उत्तक अवयस्क कोशिकाओं, इमेच्योर कोशिकाओं से बनाता है। नई कोशिकाओं का जो भी रिसेंटली उत्पन्न हुई है, ऐसी इमेच्योर अवयस्क कोशिकाओं से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार या बहुभुजी होती है, अलग अलग शेप की होती है तथा इसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से भरी रहती है। इन कोशिकाओं में प्राय रसधानी अनुपस्थित होती है और इनका एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाया जाता है। इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है और अंतर कोशिकीय स्थान जो है वो नहीं पाया जाता है ऐसी कोशिकाओं में। अब ये उत्तक स्थिति के आधार पर तीन प्रकार का होता है। यानी जो विभज्योतिकी उत्तक है वो स्थिति के आधार पर इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतिकी उत्तक यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक, पार्श्वस्थ यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी यानी अंतर्वेशी विभज्योतिकी। तो तीन प्रकार है इसके स्थिति के आधार पर कि पौधे में उसकी स्थिति कहाँ पर है विभज्योतिकी की, इस आधार पर ये तीन प्रकार के। तो ये आप इस चित्र में इसको आराम से समझो। देखो, सबसे ऊपर जो है वो शीर्षस्थ विभज्योतिक है। ये तने की और जड़ की कोशिकाओं में जो लास्ट टिप होती है, शीर्षस्थ भाग होता है, वहां पर होता है, लंबाई में वृद्धि करता है। ये तने की और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। और जो
अंतर्वेशी विभज्योतिकी वो बीच में आप देखो ये इस तरह से ये घेरे की मोटाई बढ़ाता है, तने की और जड़ की घेरे की मोटाई बढ़ाता है, और ये साइडवर्ड भी और ऊपर नीचे यानी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी दोनों तरफ ही करता है, वृद्धि करता है। और जो ये पार्श्व सबसे नीचे जो पार्श्व विभज्योतिकी कोशिकाएं जो होती है वो साइडवर्ड यानी कि चौड़ाई बढ़ाने का काम करती है। तो इस तरह से स्थिति के आधार पर इसके 3 भाग है, शीर्षस्थ विभज्योतिकी एपिकल मेरिस्टेमेटिक, पार्श्वस्थ यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक और अंतर्वेशी यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। अब हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले शीर्षस्थ विभज्योतिकी कोशिकाएं, ये उत्तक जन और तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। देखो जैसा नाम है इसका, शीर्षस्थ एपिकल यानी शीर्ष भाग में, जो जड़ का शीर्ष भाग है जो सबसे नीचे रहेगा, और तने का जो शीर्ष भाग है जो सबसे ऊपर रहेगा, तो वहां पर ये पाया जाता है। और इसका काम है लंबाई में वृद्धि करना, जड़ की लंबाई में और तने की लंबाई में वृद्धि करना। ये उत्तक प्राथमिक विभज्योतिकी से बनता है, और इसमें कोशिकाएं विभाजित और विभेदित होकर स्थायी उत्तक बनाते हैं। इसमें पौधों की प्राथमिक वृद्धि होती है, यानी प्राथमिक विभज्योतिकी जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक है, यानी जो सबसे पहला जो प्राथमिक उत्तक है वो, और प्राथमिक उत्तक के विभाजन से जो द्वितीयक उत्तक बनेंगे वो द्वितीयक विभज्योतिकी उत्तक होंगे। तो प्राथमिक वृद्धि जो होती है वो प्राथमिक विभज्योतिकी कोशिकाओं की वजह से होती है, और ये कोशिकाएं धीरे धीरे विभाजित और विकसित होकर स्थायी उत्तक बना लेती है, यानी विभज्योतिकी उत्तक से ही फिर आगे जो है वो स्थायी उत्तक बनते हैं। तो ये शीर्षस्थ है, जो पाया कहाँ जाता है, जड़ और तने के शीर्ष में। काम क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करता है, और प्राथमिक वृद्धि इसकी वजह से होती है। अब पार्श्वस्थ विभज्योतिकी की बात करते हैं। पार्श्वस्थ लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो साइड में पाया जाता है, तो ये उत्तक जड़ और चने के पार्श्व भाग में साइड में पाया जाता है और द्वितीयक वृद्धि करता है। द्वितीयक वृद्धि इसकी वजह से होती है, पार्श्वस्थ विभज्योतिकी की वजह से होती है, और इससे संवहन उत्तक बनते हैं। जो संवहन उत्तक है, वेस्कुलर टिश्यूज, जिसमें जाइलम और फ्लोएम है, जो जल का और भोजन का परिवहन का काम करते हैं, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक जल को पहुंचाना, भोजन को पहुंचाना, तो ये संवहन उत्तकों का काम है। और जाइलम फ्लोएम 2 होते हैं। तो ये जो जाइलम फ्लोएम है उनका निर्माण इस विभज्योतक से होता है, पार्श्वस्थ विभज्योतक से होता है। ये संवहन उत्तकों के कारण तने की मोटाई में वृद्धि होती है, और तने की और जड़ की मोटाई में वृद्धि करना इसका काम है। जैसे वो अभी हमने शीर्षस्थ पढ़ा था, तो शीर्षस्थ वाला लंबाई में वृद्धि करता है और पार्श्व वाला चौड़ाई में वृद्धि करता है। संवहन उत्तकों में उपस्थित कैम्बियम एम वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम पार्श्वस्थ विभज्योतिकी के उदाहरण है। तो कैम्बियम जो पाई जाती है, एधा जिसको कास्ट कहते हैं, वो इसी की वजह से होती है। चाहे वो छाल के नीचे की कैम्बियम है या संवहन उत्तकों में जो कैम्बियम या एधा होती है, वो इसी के परिणाम स्वरूप बनते। पार्श्वस्थ विभज्योतिकी उत्तक ही द्वितीयक विभज्योतिकी उत्तक है। द्वितीयक विभज्योतिकी उत्तक यही कहलाता है। शीर्षस्थ वाला तो वो प्राथमिक विभज्योतिकी उत्तक है। अब तीसरा जो है वो अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट या इंटरकैलरी विभज्योतिकी। तो ये उत्तक स्थायी उत्तक के बीच में पाया जाता है। जो स्थायी उत्तक है जैसे जाइलम फ्लोएम के बीच में, तो वहाँ पर बीच में पाया जाता है। और ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। या तो पत्तियों के आधार में बेस में, पत्ती के बेस में, या जो टहनी के जो पर्व होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। जैसे मान लो ये कि ये इस तरह से है, तो ये जो 2 नोड के बीच का जो पार्ट है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। जैसे मान लो ये नोड्स अलग अलग, ठीक है, तो ये इंटरनोड है, और ये यहाँ पर ये इंटरनोड है, ये इंटरनोड है। ऐसे तो इंटरनोड्स के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ ये पाया जाता है, और ये वृद्धि करके स्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये विभज्योतिकी उत्तक थे, जिनको हमने विभाजन की क्षमता के आधार पर भी और स्थिति के आधार पर अलग अलग हमने इनकी स्टडी करी। अब हम बात करते हैं स्थायी उत्तक की, परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट विभज्योतिकी उत्तक से कोशिकाओं से बनता है, और ये परमानेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अभी इनका एक विशिष्ट कार्य हो गया, ये वही फिक्स काम करेंगे, और अब इनमें विभाजन की क्षमता नहीं है। यानी ये कोशिकाएं जो वो परमानेंट हो गई है, अब ये बार बार जो है विभाजन करके नई कोशिकाएं नहीं बनाएगी, यानी इनका स्थायी रूप है और स्थायी आकार हो गया। तो स्थायी उत्तक के बारे में बात करते हैं। देखो कि विभज्योतिकी उत्तक अस्थायी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, लेकिन कोशिका का रूप आकार निश्चित रहता है। ये मृत या सजीव होते हैं, यानी इनमें कोशिकाएं मृत भी हो सकती है, सजीव भी हो सकती है। कोशिका भितली पतली या मोटी हो सकती है। कोशिका अंदर में बड़ी रसदानी रहती है। प्राथमिक स्थायी उत्तक शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभज्योतिकी से, और द्वितीयक स्थायी उत्तक जो है पार्श्वस्थ विभज्योतिकी या कैम्बियम कोशिकाओं से बनते हैं। तो देखो स्थायी उत्तक भी प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक जो स्थायी उत्तक है वो शीर्षस्थ एपिकल और जो अंतर्वेशी है
इंटरकैलरी विभजोतक उनसे बनते हैं, और जो द्वितीयक स्थायी ऊतक है वो पार्श्वस्थ यानी जो लेटरल विभजोतकी या कैम्बियम है उनसे बनते हैं। संरचना के आधार पर ये स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू और जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हम बात करते हैं कि करके सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक में। सरल स्थायी ऊतक में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, यानी सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है, और जटिल स्थायी ऊतक जो होंगे उनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है। तो सरल स्थायी ऊतक में 3 है, मृदुतक है, स्थूल कोणोतक है और दृढ़ोतक है, और जटिल में 2 है, जाइलम और फ्लोएम। एक एक करके सबकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले सरल स्थायी ऊतक, ये ऊतक समरूप कोशिकाओं का बनाता है, यानी कोशिकाएं सारी समरूप होती है, एक जैसी होती है, और ये 3 प्रकार का होता है, मृदुतक पैरेन्काइमा, स्थूल कोणोतक यानी कोलनकाइमा, और दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा। तो 3 सरल स्थायी ऊतक है, मृदुतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक। अब एक एक करके तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा, मृदुतक। तो देखो ये डायग्राम में आप देखो, इस तरह से पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है, अंडाकार या बहुभुजी कोशिकाएं होती है। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है, और इनकी भित्ति पर जो है वो किसी प्रकार का लिग्निन या किसी सुबेरिन या किसी दूसरे प्रकार के पदार्थ का थिकनिंग नहीं होती, कठोरता नहीं पाई जाती भित्ति में। तो देखो इनके बारे में बात करते थोड़ी। ये अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है, मृदुतक। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं में सघन कोशा द्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली और सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनती है, पतली होती है, और इस प्रकार की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान रहता है, कोशिकीय स्थान पाया जाता है, और मध्य में एक बड़ी रसधानी वैक्यूल होती है, यानी इनमें वैक्यूल, तथा ये नए जड़ तने और पत्तियों के एपिडर्मिस एवं कॉर्टेक्स में पाया जाता है। जो पत्तियों का सबसे बाहरी क्षेत्र है, जड़ तने का कॉर्टेक्स वाला, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है यहाँ पर पाया जाता है। कुछ मृदुतक ऊतकों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और फिर ये प्रकाश संश्लेषण का काम भी करने लगते हैं। तो ऐसे मृदुतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसको हम हरित ऊतक या क्लोरेनकाइमा कहेंगे। पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट आ गया तो वो कोलेनकाइमा बन गया, यानी हरित ऊतक बन गया। और जलीय पौधों में तैरने के लिए कुछ कैविटीज, गुहाएं पाई जाती है जो मृदुतक के बीच में पाई जाती है। तो इस प्रकार का मृदुतक जो जलीय पौधों में पाया जाता है, जिनमें कैविटीज पाई जाती है, जिनमें हवा भरी रहती है, जो पौधों को तैरने में मदद करता है, तो उसको वायुतक या एरेनकाइमा कहते हैं। इन पैरेन्काइमा विच हैव एयर कैविटीज इज कॉल्ड एरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा और पैरेन्काइमा के 2 अलग अलग टाइप्स भी हो गए, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, यानी हरित ऊतक और वायुतक। अब हम बात करते हैं इसके कार्यों की कि क्या क्या कार्य होते हैं इसके। तो देखो ये एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है, एपिडर्मिस के रूप में उनकी त्वचा या बाह्य परत बनाता है और सुरक्षा का काम करता है, और पौधे के हरे भागों में खासकर पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। और ये ऊतक संचय क्षेत्र यानी स्टोरेज रीजन में भोजन का संचय करता है, यानी संचय करने का काम करते हैं, स्टोरेज करते हैं। उत्सर्ज्य पदार्थ जैसे कि गोंद या रेजिन या टेनिन आदि का भी संचय करते हैं। तो ये स्टोरेज का काम करते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ये ऊतक भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है, यानी पार्श्व, लेटरल। जैसे मान लो अगर इस तरह से ये अपवर्ड ट्रांसफर हो गया, और पार्श्व यानी साइड में, जैसे शाखाओं में, और इस तरह से जो पार्श्व में जो भोजन का ट्रांसफर करना है वो ये करते हैं। इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैस के विनिमय में सहायक होते हैं। इनके बीच में एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में जो अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, ये स्पेस जो पाया जाता है अंतरकोशिकीय स्थान, तो ये गैस एक्सचेंज में, गैस विनिमय में सहायता करते हैं। अब हम बात करते हैं स्थूल कोणोतक की, स्थूल कोणोतक या कोलेनकाइमा टिश्यू की। स्थूल ऊतक या कोलेनकाइमा, इस ऊतक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी और अंडाकार या बहुभुजी को जीवित और रसधानी युक्त होती है। इसमें हरित लवक होता है एवं भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूलन होता है, यानी इस भित्ति में स्थूलन पाया जाता है। ठीक है, भित्ति जो होती है मोटी होती है, और इनमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि सेलुलोज की थिकनिंग हो गई। इसलिए ये ऊतक पौधे के नए भागों में पाया जाता है, विशेषकर तने के एपिडर्मिस में के नीचे पर्णवर्त यानी लीफ पेटियोल, पुष्पवर्त पेडिकल और पुष्पावली व्रंथ यानी पेनिडोगल पाया जाता है। इसकी जड़ों में, ये जड़ों में नहीं पाया जाता,
जड़ों में ये नहीं पाया जाता। अब इसके कार्यों की बात करते हैं, यानी ये जो जिसको हमने स्थूल कोणोत्तक कहा जाता है, तो कोणोत्तक नाम से, कोण से समझो कि इसकी कोशिकाएं जो होती है वो किनारों पर, कोनों पर जो है वो मोटी हो जाती है। इसकी आप इमेज, ये जो डायग्राम है इसमें देखो किस तरह से कोशिकाएं जो लाल लाल किनारों पर ये जो गोले गोले से बना रखे, ये इनकी थिकनिक है, यानी ये जो है वो दृढ़ हो गई है यहाँ पर। तो इस तरह की कोशिकाएं होती है इसकी, और ये लचीलापन प्रदान करता है। ये टहनियों को, शाखाओं को लचीलापन इसी की वजह से होता है, और ये जिसकी वजह से जो शाखाएं हैं वो बिना टूटे हुए भी मुड़ सकती है, और ये यांत्रिक सहारा देने का काम करता है। और एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, और ये कोशिकाएं जो होती है वो लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर ज़्यादा मोटी होती है, इनके बीच में बहुत कम स्थान रह जाता है। तो ये था स्थूल कोणोत्तक। अब इसके कार्यों की बात करते हैं कि क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले कि ये पौधों को यांत्रिक सहारा देने का काम करता है, सपोर्ट देता है। इसी वजह से ये जो टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, वो लचीली होती है और वो टूटती नहीं है। इनमें हरित लवक पाया जाता है, तब ये भोजन का निर्माण भी करता है। तो इनका काम पौधे को सहारा देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना होता है। अब है दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेन्काइमा। ये दृढ़ता प्रदान करता है, जैसा नाम से स्पष्ट है। इसकी जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, उस पर पूरी भित्ति पर एक समान रूप से जो है थिकनिंग होती है, मोटाई हो जाती है, जमा हो जाता है इस पर लिग्निन या इस तरह के केमिकल, जिसकी वजह से काफ़ी मोटी और दृढ़ हो जाती है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। डायग्राम देखो आप, इस तरह की कोशिकाएं होती है, दोनों सिरों पर ये नुकीली होती है। अंतरकोशिकीय स्थान बिल्कुल नहीं रहता, सारी भित्ति पर एक समान रूप से जो है वो लिग्निन का जो थिकनिंग होती है, लिग्निन जमा हो जाता है। तो लंबी, संकरी और होती है, नुकीली होती है, इसमें जीवद्रव्य नहीं होता था, इसकी भित्ति पर लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि किसकी थिकनिंग होती है, यानी किसका जमाव हो जाता है इसमें दृढ़ उत्तक में, जिसकी वजह से ये इसकी भित्ति मोटी हो जाती है। तो लिग्निन का, इसकी भित्तियाँ इतनी मोटी होती है कि कोशिका के अंदर कोई भी आंतरिक स्थान नहीं रह जाता है। ये कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एवं समन बंडल में पाया जाता है। दृढ़ उत्तक पौधे की तना, पत्तियों के शीरा यानी वीन्स में, फलों और पौधों बीजों के आवरण में, बीजावरण में, और नारियल के बाहरी छिलके, रेशेदार छिलके में पाया जाता है। नारियल के बाहर जो रेशेदार छिलके हैं वो इसी दृढ़ उत्तक के बनते हैं। जिन कोशिकाओं में रेशा फाइबर उत्पन्न होता है उनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो रेशेदार पादप है, जैसे पट या ये पटसन, सन, नारियल, इनमें ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। काम क्या है, तो यांत्रिक सहारा देना, स्ट्रेंथ देना, पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करना, और पौधों की बाह्य परतों में रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना, ये इनका कार्य। अब हम बात करते हैं जटिल उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। देखो, सरल उत्तक में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, जबकि जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने जटिल दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक जटिल स्थायी उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ये जल, खनिज, लवणों और खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए दो प्रकार के जटिल उत्तक होते हैं। यानी जटिल उत्तक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं, और ये एक इकाई के रूप में काम करते हैं। और इनका मुख्य काम जो है वो संवहन का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, यानी जल का ट्रांसपोर्ट करना, खनिज लवण जल के साथ घुले हुए और उनका ट्रांसपोर्ट करना, और खाद्य पदार्थों का यानी भोजन का पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना, ये इनका प्रमुख काम है। दो प्रकार के जटिल उत्तक है, एक है जाइलम या दारू, और दूसरा है फ्लोएम या बास्ट। ठीक है, तो ये दोनों जो उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम, तो ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, संवहन उत्तक कहलाते हैं। और जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी जल के परिवहन का काम करता है। जड़ जो जल को सोखती है जमीन से, तो जल और उसमें घुले हुए खनिज लवणों को वहाँ से पत्तियों तक पहुँचाने का काम और विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करते हैं ये। और फ्लोएम जो है वो फूड यानी भोजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वहाँ से जो भोजन बनता है उसको पौधे के संचयी भागों में, जड़ों में, फलों में, बीजों में या दूसरे भागों में पहुँचाने का काम करते हैं फ्लोएम। तो इनको ट्रिक से बता देता हूँ आपको। देखो, जल से जाइलम, जल जाइलम, जय जय, जल जाइलम, और फ्लोएम फूड, फै फ्लोएम फूड, फूड यानी भोजन, किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस तरह से आप याद रखना। बात करते हैं इनकी। देखो, जाइलम और फ्लोएम मिलकर समन बंडल का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों को समन उत्तक यानी वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं।
जाइलम की बात करते हैं। ये जाइलम ये ऊतक पौधों के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक यानी कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बनता है। देखो दोनों ही, चाहे वो जल, चाहे वो जाइलम है, चाहे फ्लोएम है, दोनों 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। 4 इनके तत्व होते हैं। जाइलम के तत्व है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मर्दूतक। इसी तरह से फ्लोएम के भी 4 तत्व है। यहाँ वाहिनिकाएं और वाहिनियों की जगह वहाँ पर चालनी नलिका और सहकोशिका है। और बाकी ये दोनों जो है तत्व, ये दोनों कॉमन है दोनों में। जाइलम तंतु की जगह वहाँ फ्लोएम तंतु आ जाएगा और जाइलम मर्दूतक की जगह फ्लोएम मर्दूतक आ जाएगा। तो इस तरह से 4 इनके कंपोनेंट्स हैं। अब इनके कंपोनेंट की एक एक करके बात करते हैं क्या क्या है। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मर्दूतक। तो देखो सबसे पहले वाहिनिकाएं, ट्रैकेट्स। आप डायग्राम देखो, ये जो ट्रैकेट्स है इस तरह की इनकी संरचनाएं होती है। लंबी कोशिकाएं होती है और जीवद्रव्य विहीन है। दोनों सिरे नुकुले और मृत कोशिकाएं होती है। मृत कोशिकाएं है और इनकी यानी वाहिनिकाएं जो है वो मृत कोशिका होती है। देखो आपको बता दूं, जाइलम में 4 कंपोनेंट है। 4 में से 3 जो है मृत संरचना है, केवल एक जीवित संरचना है, वो मर्दूतक। मर्दूतक हमेशा जीवित होता है, ये ध्यान रखना, जीवित कोशिकाओं से बनता है। तो मर्दूतक दोनों जगह ही जीवित है। यहाँ पर केवल मर्दूतक ही जीवित है, बाकी तीनों यानी कंपोनेंट जो है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और फाइलम जाइलम जो फाइबर यानी तंतु, ये तीनों मृत है, केवल एक मर्दूतक जीवित है। और वहाँ पर जो है वो सारे के सारे जीवित है, केवल एक कंपोनेंट है जो वहाँ पर मृत संरचना है और वो है फ्लोएम तंतु। ठीक है, तो ये याद रखना आप। तो वाहिनिकाएं लंबी है और जीवद्रव्य विहीन है। दोनों सिरे नुकुले है, मृत होती है और इनकी कोशिका भित्ति मोटी और स्थूलित होती है। वाहिनिकाएं सामान्य पौधों के प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती है। ये पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है और जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचने का काम करती है। लंबी लंबी कोशिकाएं होती है पाइप की जैसे। और अब है वाहिकाएं, तो इनकी कोशिका भित्ति मृत और लंबी नली के समान होती है। कभी कभी स्थूलित भित्तियां विभिन्न तरह से मोटी होकर वलयकाल या सर्पिलाकाल या सीढ़ीनुमा गर्ती पिटेड या जाले का रूप वाहिनिकाएं बनाती है। ये वाहिकाएं आवर्त बीजी पौधों के प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में पाई जाती है। ये पौधों की जड़ से जल और खनिज तत्वों को पत्ते तक पहुंचाने का काम करती है। इनका काम भी वही है जो वाहिनिकाओं का काम है। और ज़्यादातर आवर्त बीजी जो एंजियोस्पर्म्स है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इनमें ये पाई जाती है। जाइलम तंतु की बात करते हैं। ये लंबे शंकु रूप और स्थूलित भित्ति वाली मृत कोशिका होती है। ये प्राय कास्ट या द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहारा देने का काम करते हैं। और तीसरा है जाइलम मर्दूतक। चौथा जाइलम मर्दूतक, ये कोशिकाएं प्राय पैरेनकाइमेट्स यानी पैरेनकाइमा मर्दूतकों की होती है और जीवित होती है। इनका भोजन संग्रह का कार्य होता है मुख्यतः। और ये किनारों की ओर पौधे के पानी के वाष्पीय संवहन में, पार्श्वीय संवहन में मदद करती है। साइडवर्ड, पार्श्व में, साइड में जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम, जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, खाद्यान्न का, भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधों की जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। ये पत्तियों के द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और ये एक संचायक ऊतक है, संचय का काम करता है और पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। और ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर 4 तत्व कौन कौन से, तो चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स और सैक कोशिकाएं, कंपेनियन सेल, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मर्दूतक यानी फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो ये देखो, ये दोनों कंपोनेंट जाइलम फ्लोएम दोनों में पाए जाते हैं। और इनमें से मर्दूतक हमेशा जीवित कोशिका होती है, जीवित संरचना है। और फ्लोएम हमेशा डेड स्ट्रक्चर होती है, मृत संरचना है। यहाँ पर इस सारी की सारी जीवित कोशिकाएं हैं, केवल एक फ्लोएम तंतु को छोड़कर। चालनी नलिका जैसा नाम है, चालनी जैसे इनमें छिद्र होते हैं चालनी के समान। और सह कोशिकाएं जो है वो इनके साथ में चालनी कोशिका के साथ में होती है। चालनी कोशिका पौधे में पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी कोशिका जिसमें नाभिक, न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। और सह कोशिका इसका नियंत्रण करती है, इसके कार्यों का, न्यूक्लियस नहीं है इसलिए। तो एक एक करके बात करते हैं कंपोनेंट की। सबसे पहले चालनी नलिकाएं। आप सबसे पहले डायग्राम देखो कि चालनी नलिकाएं हैं और किस तरह से छिद्रित इनकी संरचना है। और साथ में ये कंपेनियन सह कोशिका, कंपेनियन सेल चालनी नलिका के साथ में हमेशा इसे जुड़ी हुई रहती है। और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम मर्दूतक, ये 4 इसकी संरचना है। अब चारों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले चालनी नलिकाएं। ये लंबी बेलनाकार और छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती है, छिद्रित होती है, पोरस होती है। ये एक दूसरे पर परत के समान सजी रहती है। 2 कोशिकाओं की
विभाजन भित्ति छिद्रयुक्त होती है, इसलिए एक से दूसरे में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। जैसे चालनी पट्टी कहते हैं, दो कोशिकाओं के बीच में जो पट्टी है वो चालनी पट्टी कहलाती है। चालनी नलिका की वयस्क कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। जब ये वयस्क कोशिका होती है तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। एक चालनी नलिका का कोशिका द्रव्य चालनी पट्टिका के छिद्र के द्वारा ऊपर और नीचे की चालनी नलिकाओं से परिबद्ध रहता है। चालनी नलिकाएं समवहनी पौधों के फ्लोएम में पाई जाती है और इस नली के द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधे के परिवर्धी क्षेत्र में जाता है, यानी भोजन के परिवहन का काम करती है। सह कोशिकाएं, ये चालनी कोशिकाओं के पार्श्व में साइड में स्थित रहती है। प्रत्येक सह कोशिका लंबी और जीवित होती है तथा इसमें केंद्रक और जीव द्रव्य दोनों होता है। ये केवल एंजियोस्पर्म्स के फ्लोएम में पाई जाती है। जो एंजियोस्पर्म्स है, आवर्तबीजी है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, उनके फ्लोएम में पाई जाती है। ये चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के समन्वय में सहायता करती है। अब अगला कंपोनेंट है फ्लोएम तंतु। ये लंबी, दृढ़ और स्क्लेरेनकाइमेट्स यानी स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ उत्तक कोशिकाओं से बनी होती है और ये फ्लोएम को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का इनका मुख्य काम है। अगला है फ्लोएम मर्दूतक, फ्लोएम पेरेनकाइमा। ये कोशिकाएं जीवित, लंबी और केंद्रक युक्त संरचनाएं होती है जो सह कोशिकाओं के निकट स्थित रहती है। ये भोज्य पदार्थों के समन्वय में सहायता करती है। तो इस तरह से चार कंपोनेंट है दोनों के, जाइलम और फ्लोएम के। जाइलम जल और फ्लोएम फूड, यानी जाइलम द्वारा जल का और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन समन किया जाता है। दोनों मिलकर समन उत्तक कहलाते हैं या समन बंडल कहलाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल कहते हैं इनको। अगला टॉपिक है हमारा वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स। वार्षिक वलय क्या होती है, इनके बारे में बात करते हैं। किसी स्थान पर वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में जलवायु के क्रमिक परिवर्तन के कारण कैम्बियम की सक्रियता परिवर्तित होती रहती है। जाइलम में पाई जाने वाली जो एधा या कैम्बियम होती है, जो द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप बनती है, तो ये जो है कैम्बियम की सक्रियता परिवर्तित होती रहती है। बसंत ऋतु में रस के समन की अधिक जरूरत होती है, जबकि शरद ऋतु में पौधों की सक्रियता कम रहती है। इस कारण बसंत ऋतु में मोटी वाहिकाएं और शरद ऋतु में पतली वाहिकाएं बनती है। इसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट वार्षिक वलय बनते हैं, यानी जाइलम में पौधे के तने में और स्पष्ट वलय बनते हैं कि ये एक वलय हो गया, ये दूसरा वलय हो गया, तीसरा वलय हो गया, इस तरह से ऐसे वलय बनते हैं। तो इन वलयों को वार्षिक वलय कहते हैं। हर साल एक वलय बनता है। ये वार्षिक वलय एक वर्ष की वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा वृक्ष में उपस्थित वार्षिक वलयों की गणना कर वर्ष की अवस्था का पता हम लगा सकते हैं कि इन वार्षिक वलयों की गणना के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये वृक्ष कितना पुराना है, इसकी एज क्या है। तो वार्षिक वलय का अध्ययन जो कहलाता है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसने कहते हैं, तो वार्षिक वलयों का अध्ययन करके पौधों की आयु का पता लगाना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। अगली संरचना या अगली जो हमारा टॉपिक है वो कॉर्क। कॉर्क क्या है, इसको समझते देखो कि कॉर्क कैम्बियम द्वारा बाहर की तरफ कॉर्क का निर्माण होता है। कॉर्क कैम्बियम जो कॉर्क एधा है उसके द्वारा कॉर्क का निर्माण होता है। परिपक्व होने पर ये मृत हो जाती है, यानी जो पौधे की जो छाल बनती है बाहर की तरफ जो तने पर रहती है, तो ये छाल कैम्बियम कॉर्क के द्वारा बनती है और मृत हो जाती है इस रचना बाद में, और इसमें वायु भर जाती है। कॉर्क सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनती है। तो कॉर्क में कौन सा रासायनिक पदार्थ बनता है, सुबेरिन बनता है। बोतलों में लगाया जाने वाला कॉर्क इसका एक उत्तम उदाहरण है। बोतल में ढक्कन के नीचे की तरफ जो डार्ट होती है वो कॉर्क जिसको हम कहते हैं वो सुबेरिन से बनता है और ये पौधों में पाए जाने वाले एक मुख्य पदार्थ है। और इसका उत्तम उदाहरण है ये म्यूर्कस सुबर यानी क्यूर्कस सुबर नाम के पौधे से प्राप्त होता है जो कॉर्क बोतलों में लगाया जाता है। द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में जो द्विबीजपत्री पादप है जिनके बीजों में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जो दालों वाले पौधे वो सारे द्विबीजपत्री के उदाहरण है, जैसे चना है, मूंग है, ठीक है, ये सारे जो प्लांट है वो द्विबीजपत्री है। फलों के जो पौधे वो भी द्विबीजपत्री में आते हैं। जो खाद्यान्न सीरियल्स के रूप में जिनको हम खाते हैं, चावल है और गेहूँ है, बाजरा, ये एक बीजपत्री के उदाहरण है। यानी जो जिनकी जीवन अवधि कम है, 4 महीने 6 महीने है, वो पौधे जो है वो ज़्यादातर एक बीजपत्री है। बाकी ज़्यादातर जो जिनकी आयु ज़्यादा है वो बहुवर्षीय पौधे जो द्विबीजपत्री के उदाहरण है। तो द्विबीजपत्री में तना और जड़ में मोटाई में वृद्धि होती है। ये वृद्धि एधा यानी कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण होती है। यानी जो मोटाई में वृद्धि हो रही है
तने का घेरा बढ़ रहा है, जड़ की मोटाई में जो वृद्धि हो रही है, तो वो कॉर्क एधा यानी कैम्बियम और कॉर्क एम्बियम की सक्रियता की वजह से होता है। अतः एधा कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण स्तंभ और रम जड़ के जो रंभी स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर क्षेत्र है उनमें हुई मोटाई में वृद्धि द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। तो जो जड़ और तने के जो स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर क्षेत्रों में जो मोटाई में वृद्धि होती है वो इन कोक कैम्बियम या कैम्बियम की वजह से होती है। तो कैम्बियम और कोक कैम्बियम की सक्रियता की वजह से जो वृद्धि हुई है उसको हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। कुछ एक बीजपत्री पौधे जैसे कि ड्रेसिना, एलो, युक्का आदि में भी द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। ज़्यादातर द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री पौधों में ही पाई जाती है। लंबाई और भार में बढ़ते हुए तनों और इनकी शाखाओं की दृढ़ता के लिए द्वितीयक वृद्धि आवश्यक होती है। द्वितीयक वृद्धि प्राय द्विबीजपत्री पौधों में ही होती है। द्वितीयक वृद्धि के दौरान समन्वय ऊतकों का निर्माण समन एधा यानी वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा जाइलम फ्लोएम का निर्माण होता है। इन ऊतकों को द्वितीयक समन्वय ऊतक सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। कॉर्टेक्स में भी एक विभेदक कॉर्क एधा द्वारा द्वितीयक कॉर्टेक्स और कॉर्क बनते हैं। तो कॉर्टेक्स क्षेत्र में भी ये द्वितीयक वृद्धि होती है। ये आंतरिक ऊतकों के घेरे में वृद्धि होने के कारण फट जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि रंभी और अरंभी क्षेत्रों में क्रमशः समन एधा और कॉर्क एधा की सक्रियता से निर्मित ऊतकों के कारण तने के घेरे में वृद्धि ही द्वितीयक वृद्धि है। तो द्वितीयक वृद्धि किसे कहते हैं? समन एधा और कॉर्क एधा की सक्रियता से निर्मित ऊतकों के कारण तने की घेरे में जो वृद्धि है वो द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। तो ये प्लांट टिश्यू था। प्लांट टिश्यू जिसमें हमने पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के बारे में बात की, सरल ऊतक, स्थायी ऊतक, जटिल ऊतक के बारे में हमने बात करी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करना। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बताऊँगा, एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक के बारे में। तब तक जय हिंद।